दोस्तों, नमस्ते, आदाब। इस शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अभी एक जो कंट्रोवर्सी चालू हो गई है, कंगना रनावत, जो पहले भी अपने ट्वीट्स के कारण जो नफ़रत फैलाने वाले थे, ट्विटर ने उनको बैन कर दिया था, उनको पद्मश्री दिया गया। उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख मांग कर मिली, वो सच्ची आज़ादी नहीं थी। और सच्ची आज़ादी जो मिली वो 2014 के बाद मिली, यानी जो सरकार अभी सत्ता पे आई है 2014 में, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, जो हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडा पर चलने की कोशिश कर रही है या चल रही है, तब से उन्हें लगता है कि आज़ादी मिली है। वैसे तो इनके बयान में जो है उसको गहराई से नहीं लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कई लोगों ने बराबर से उनकी आलोचना भी की है, क्योंकि ऐसे ही पहले भी वो बॉलीवुड में भी कई प्रकार के ट्वीट्स के कारण काफ़ी उनकी चर्चा भी हुई है, और ज़्यादा उनकी इसके बारे में कोई समझ है आज़ादी के आंदोलन के बारे में ऐसा नहीं लगता। पर एक दूसरे तौर पर अगर सोचा जाए तो ये बात उनके दिमाग में आई कहाँ से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी अभी मैं एक और टीवी शो देख रहा था, उसमें एक बड़े लेखक जिन्होंने सावरकर की जीवनी लिखी, वो भी कुछ ऐसा इशारा कर रहे थे कि जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन था उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था, आज़ादी दूसरे कारणों से मिली और वगैरह वगैरह। और ये लोग उस कैंप से बिलोंग करते हैं, वो लेखक हों या कंगना रनावत हों या दूसरे बहुत सारे लोग जो बहुत सक्रिय हैं व्हाट्सएप पे और ऐसी चीज़ों को फैलाने में। ये उस प्रकार के राष्ट्रवाद को मानते हैं जो धर्म से जोड़कर राजनीति को देखता है, और इनकी शाखाओं में, इनके सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार गांधी की आलोचना, गांधी के खिलाफ वीडियो बन रहे हैं, गांधी की राजनीति के बारे में लगातार निंदा, और उसी के साथ साथ नेहरू पर भी बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं। उनका तो भर भर के हर एक मुद्दे से उनकी बदनामी की जाती है। और साथ में अभी ये बताने की कोशिश सबसे पहले मैंने जब देखी तो आरएसएस भाजपा के एक राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ऐसा बताने की कोशिश की कि आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान था। तो मैंने फिर उसका अध्ययन किया, और मैंने जो मुझे छोटी मोटी बातें जो समझ में आई वो ये बात मुख्य है कि एक तरफ तो अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए जो हमें आज़ादी मिली, और दूसरी तरफ से एक समांतर प्रक्रिया जो देखना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोगों का एक राष्ट्र बनना। और हम लोग राष्ट्र कैसे बने? ये कोई अपने आप नहीं बने। कुछ लोग मानते हैं हम अनादिकाल से एक राष्ट्र हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब से मुस्लिम राजा आए तब से हम एक राष्ट्र हैं। खैर, वो लोग तो अब ज़्यादा पाकिस्तान चले गए, उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। पर राष्ट्र के बनने की पहली निशानी होती है नागरिकता। राजाशाही में नागरिकता नहीं होती, राजा होता है और प्रजा होता है। और ये नागरिकता की कंसेप्ट, राष्ट्रवाद की कंसेप्ट बहुत आधुनिक कंसेप्ट है। पर कुछ लोग जो संकीर्णता से सोचते हैं, नैरो पॉलिटिक्स करते हैं, वो अपने धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स करते हैं। तो उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। 1942 में एक तरफ सावरकर ने निर्देश दिया कि हिंदू महासभा के लोग इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, अपने काम करते रहेंगे, ब्रिटिश के प्रति वफादार रहेंगे। ब्रिटिश की फ़ौज में उन्होंने लोगों को भर्ती करवाया। और दूसरी तरफ आरएसएस के सरसंघ चालक गोलवलकर ने भी इसी प्रकार का निर्देश दिया कि हमारा नियमित काम चलना चाहिए, इस आंदोलन में हमें भाग नहीं लेना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो पहले ये सिद्ध करने की अभी कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन में इनका योगदान था। ये पहला सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा सावरकर पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, और कई लोग मानते हैं कि सावरकर के कारण बहुत क्रांति का उन्माद आया और उसका बहुत प्रभाव हुआ, जो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जेल से छूटकर आने के बाद जब से उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा रखी, वो राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तौर से दूर हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना करने लग गए, और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी
ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उसके तहत वो एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा और आरएसएस, वो ब्रिटिश पॉलिसी के हिस्से में काम करते रहे। तो अभी आज इनका जो उद्देश्य जो कंगना रनौत पे आया है वो इस प्रकार की बातों से आया है, जहाँ पहले तो अभी बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आज़ादी मिली उसमें इनका योगदान था, ये भी एक वो बात सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तौर से गलत है। दूसरी तरफ से वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी के नेतृत्व में सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने एक बहुत बड़े जो आंदोलन का नेतृत्व किया, उसका आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। जहाँ तक हम समझें कि एक तरफ तो अंग्रेज़ सत्ता हिली क्यों, तो उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ के लोग 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ये तीनों आंदोलनों के कारण भारत एक राष्ट्र के रूप में मजबूत होते गया। लोगों में नागरिकता के बारे में चेतना आने लग गई, लोग आंदोलन में हिस्सा लेने लग गए और धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र से उठकर ये एक भारतीय के रूप में उभरने लग गए। और यही हमारे जो अंग्रेज़ी में कहते हैं इंडिया इज़ ए नेशन इन द मेकिंग, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, उसकी ये बुनियाद रही। तो इसके कारण फिर अंग्रेज़ों ने इस बात को पहचाना और उसी के चलते जो बड़ा आंदोलन चल रहे थे, जलियांवाला बाग का एक ख़तरनाक कांड उन्होंने किया, जिसके बाद बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भी अपना योगदान दिया। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि भगत सिंह, उनके सहयोगी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने भी काफ़ी इसमें योगदान दिया, देश में जन चेतना जगाने के लिए, ब्रिटिश विरोध भावनाओं को भरने के लिए। जबकि सावरकर और उस प्रकार के हिंदू राष्ट्रवादी, इन्होंने ब्रिटिश विरोधी भावना, चेतना बनाने का कोई काम नहीं किया। उस तरफ से मुस्लिम लीग संकीर्ण रूप से मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करती रही और ये लोग हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते रहे। और ज़्यादातर जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी थे, वो महात्मा गांधी के आंदोलन में उनके साथ मिलकर एक आगे की दिशा में जा रहे थे, जिससे अंग्रेज़ों को यहाँ का प्रशासन करने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। और 1942 में तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिसको मैं कहूँगा दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन। वैसे 1920, 1930 जलियांवाला बाग और दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनको मिलाया जाए तो भारत का जितना बड़ा जन आंदोलन है दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और 1942 के बाद यहाँ के वाइसरॉय वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करने लग गए कि सर, अब भारत पे राज्य करना मुश्किल हो गया है। ये बात उन्होंने कब कही? जब 1942 का बहुत सफल, बहुत बड़ा, बहुत व्यापक आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर इसमें हिस्सा लिया, लोगों ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर इसमें हिस्सा लिया, लोगों ने जगह जगह पिकेटिंग की और पूरे कांग्रेस की लीडरशिप को जेल में डाला गया। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने और इसके आधार पे जो इंटरिम गवर्नमेंट बाद में बनी, उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल सब बहुत महत्वपूर्ण पद पर गृह मंत्री के रूप में थे। तो ये हमारे इसका एक आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान जनता का है, भारतीय लोगों का है, जिन्होंने आंदोलन के साथ जुड़े, अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया और अंग्रेज़ों को ये बात रियलाइज़ कराई कि आप हमें गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। तो गांधी के आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आम लोग जुड़े, और जब आम लोग जुड़ते हैं तो कोई भी सत्ता उनको गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। इसलिए इस आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो क्रांतिकारी थे, सावरकर तो खैर 1910 के बाद उन्होंने ब्रिटिश विरोध छोड़ दिया, पर जो दूसरे क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह के साथी चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह
और बटुकेश्वर दत्त, ऐसे बहुत सारे उनके जो साथी थे, उनका भी एक योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने देश में एक जागृति पैदा की, देश के नौजवानों को प्रेरित किया कि वो आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ें। और तीसरा, इसमें भी थोड़ी सच्चाई है कि सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस में थे, जो भारतीय राष्ट्रवाद को मानते थे, और थोड़े मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, जो एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी, और आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। उसका भी थोड़ा योगदान हमें स्वीकार करना पड़ेगा। थोड़ा योगदान यहाँ जो नेवी का रिवोल्ट हुआ उसका भी करना पड़ेगा। पर जो मुख्य बात यह है कि जब लोगों का आंदोलन होता है तो सरकारें हिल जाती हैं, और वही बात हुई। तो खैर, ये एक तरफ की बात है कि हमारे वास्तविक आज़ाद होने की प्रक्रिया और हमारे राष्ट्र बनने की प्रक्रिया ये समांतर हैं। दीज रन पैरेलल। इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग एंड इंडिया गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश स्लेवरी, ये दो समांतर प्रक्रियाएं हैं। अब ये जो सोच समाज में बढ़ाया जा रहा है सांप्रदायिक लोगों द्वारा, वो कहते हैं ये तो आज़ादी नहीं थी, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की नहीं आया, ये लोकतंत्र आया, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य आया। वो उनका उद्देश्य नहीं है। उनके हिसाब से ये राष्ट्र नहीं होता। उनके हिसाब से राष्ट्र वो होता है जहाँ मनुस्मृति के कानून नए रूप में लगाए जाएं, जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो। इसलिए कंगना रनावत जो बात कह रही है, वैसा कई लोग सोचते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो कई लोगों ने उस समय भी कहा था कि 700 साल के बाद हमारा राष्ट्र बन रहा है। तो वो किस आधार पे बात कर रहे हैं? वो एक संकीर्ण राजनीति जो धर्म के नाम पे चलाई जाती है, जो यहाँ हिंदू धर्म के नाम पर, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर, म्यांमार में बुद्ध धर्म के नाम पर चलाई जाती है, वो उस राजनीति के आधार पर बात कर रहे हैं। अब इसमें चिंता का विषय ये है कि इस प्रकार के विचार और इस प्रकार की राजनीति आज समाज में मजबूत हो रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है। जो काम गांधी, पटेल, नेहरू, मौलाना आज़ाद ने किया कि देश के लोगों को जोड़कर एक राष्ट्र बने, उसके उलट ये लोग आज देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में। और इसीलिए जो इस प्रकार के राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, संकीर्ण राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, भारतीय संविधान के प्रति केवल ज़बानी वो उसको मानते हैं, अंदर से नहीं मानते, उस प्रकार के लोग ये बात कहते हैं कि 2014 के बाद हमें राष्ट्र मिला। वैसे इसी वाक्य को मैं बदल दूं तो ये कहूँगा कि हमें जो आज़ादी मिली धर्मनिरपेक्षता के आधार पे, लोकतंत्र पे आधार पे, उसको कुरेदने का काम, उसको समाप्त करने का काम 2014 से शुरू है। तो कंगना रनावत के वाक्य को उल्टा कर दीजिए। 2014 से जो हो रहा है वो हमारी आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को, नागरिकता को कमज़ोर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो खैर दोस्तों, इस बात को गहराई से सोचिए, और जो विचार इस प्रकार से समाज में चल रहे हैं उसका विरोध करने के लिए, समाज के सामने सच्चाई लाने के लिए गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद और ऐसे असंख्य लोग जो सालों साल तक ब्रिटिश जेल में रहे, पर उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाई। यहाँ मैं भगत सिंह और उनके शहीदों को भी नमन करूँगा, जिन्होंने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और जिन लोगों ने योगदान नहीं दिया वही आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि 1947 में तो जो आज़ादी मिली वो भीख थी। अब इन्होंने क्योंकि अनुभव नहीं किया, जो बातें इन पर आई उसी के आधार पे कह रहे हैं। इन्हें इतिहास का एक छोटा सा पन्ना कोई उठा लेते हैं, पूरे इतिहास को देखा जाए तो आपको मैं बता दूं कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिश सरकार हिल गई थी, और उसी के कारण उसने फैसला किया कि हमको यहाँ अपने आर्थिक इंटरेस्ट को ज़िंदा रखना है, इसीलिए इनको बंटवारा कर दो और अपने आर्थिक हितों को बनाए रखते हुए इनको सत्ता सौंप दो। तो खैर, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारी आज़ादी का आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन रहा है,
और जन आंदोलन के कारण ही, लोगों के भाग लेने के कारण ही हमें आज़ादी मिली है। लोगों को मैं सर्वोपरि मानता हूँ। और ये लोग किसकी बात पर सामने आए? गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद की बात पर सामने आए और उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश को आज़ाद करने के लिए पूरा अपना प्रयत्न किया। तो हम इस बात को याद रखें। और जो गलत प्रचार समाज में चल रहा है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग भी हैं, बड़ी बड़ी राजनीति है, उसका एक विरोध करने के लिए ऐसी बातों को समाज के सामने लाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के वीडियोस को आप आगे प्रसारित करेंगे, दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे और आज़ादी के आंदोलन की सच्ची बात, सच्चे मूल्यों को मजबूत करने के लिए सामने आएंगे। इसी से हमारा देश मजबूत होगा। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।